हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने इस प्रोग्राम को हर रविवार सुबह 10 बजे लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं, जिसमें हम बीते एक हफ्ते में जो भी प्रमुख घटनाएं उत्तर प्रदेश में घटित हुई होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर के रूप में डिस्कशन करते हैं। तो सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन आप सभी को याद होगा कि हमने अपने पिछले सेशन में आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर आप सभी को करना था। इसके अलावा उस सेशन में हमने आपसे कुछ और भी प्रश्न पूछे थे, तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने सही आंसर किया था। और अभी भी जो ऐसे स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जो हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि जो भी और स्टूडेंट हैं वो हमारे इस सेशन का बेनिफिट ले सके। क्योंकि करंट अपडेट के ऊपर ये हमारा वीकली सेशन होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई होती हैं उनको हम यहां पर डिटेल में कवर करते हैं। साथ ही आप सभी के लिए यहां पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसका आंसर आपको करना होता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बीते हफ्ते के अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल था, भारतीय सांकेतिक भाषा यानी आईएसएल में किताबों को उपलब्ध कराने के लिए किस दो संगठनों के बीच समझौता यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है। 4 विकल्प यहां पर आपको दिए गए थे। इन चारों विकल्पों में से क्या इसका सही उत्तर था, यह आपको बताना था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आईएसएलआरटीसी और नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी। दरअसल यहां पर देखें तो 7 फरवरी 2025 को विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था। और इसी में अगर हम देखते हैं तो जो भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी कि आईएसएलआरटीसी है और नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, इनके बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर होता है, जिसके अंतर्गत हम यहां पर देखते हैं कि 500 से भी ज्यादा कहानियों और अन्य जो पुस्तकें हैं उनको भारतीय सांकेतिक भाषा में अनुवादित किया जाएगा। जिससे कि अगर हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि बधिर हैं, ठीक है, तो उनको इसका लाभ मिलेगा। तो यहां पर प्रश्न का जो आपका सही उत्तर था ऑप्शन बी था। जिन बच्चों ने आंसर किया था ऑप्शन बी, उनका उत्तर बिल्कुल सही था। और जिन बच्चों ने नहीं किया था तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, तो प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर करिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं उसका मकसद होता है कि आप उसका आंसर खुद खोजें। और जब आप आंसर खोज रहे होते हैं तो कुछ ऐसी बातों का भी आपको नॉलेज हो जाती है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और हमारे सेशन का उस क्वेश्चन का मकसद यही है कि आपका जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, नॉलेज बूस्ट हो रहा है, वो भी होता रहे हमारे इस सेशन के माध्यम से। इसीलिए इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को आप सभी को दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये बात रही हमारे पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। और आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या बनाया गया है। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किन जिलों के मध्य प्रकृति संस्कृति पर्यटन गलियारा विकसित करने की घोषणा की गई है। 4 विकल्प यहां पर हैं। पहले विकल्प में अगर हम देखते हैं तो अयोध्या और देवीपाटन, अयोध्या और वाराणसी, मथुरा और अयोध्या, अयोध्या और प्रयागराज। तो अभी हम यहां पर अगर देखते हैं तो आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल सही है। यहां पर जो प्रकृति और संस्कृति पर्यटन की बात की जा रही है अयोध्या और देवीपाटन के मध्य की जा रही है। मैंने प्रयागराज का नाम लिया, कुंभ का नाम लिया, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद साधारणतः ये वाला आंसर सही होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गोंडा, और यहीं पर जो है एक अभ्यारण्य है जिसे हम पार्वती अर्गा अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं, जो कि रामसर साइट के अंतर्गत यानी कि विश्व आर्द्र भूमियों के ऊपर जो सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था, उसी के अंतर्गत गोंडा स्थित पार्वती अर्गा अभ्यारण्य जो है उसमें शामिल किया गया है। तो यहीं पर 2 फरवरी को अगर हम देखते हैं तो जो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसके द्वारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2025 सेलिब्रेट किया गया था। और इसकी पूरी की पूरी जो थीम थी वो क्या थी, हमारे सामान्य भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, यानी कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ये इस आयोजन की थीम थी। कहां पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश के गोंडा में। गोंडा में कौन सा स्थान है? पार्वती अर्गा, जो कि एक रामसर साइट के रूप में सूचीबद्ध किया जा चुका है। अब इस आर्द्र भूमि के बारे में बात करें तो यह दिवस जो होता है, यानी कि ये जो 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया गया, ये जो वेटलैंड्स हैं उनके इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो रामसर अभिसमय है, जो रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, उसको अपनाने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष इसको मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में देखें तो अयोध्या और देवीपाटन के बीच यहीं पर जो है ये अनाउंसमेंट किया गया कि प्रकृति और संस्कृति
पर्यटन गलियारा विकसित किया जाएगा, ये घोषणा की गई है। अब ये गलियारा क्या करेगा कि जो लोकल टूरिज्म है यानी कि जो स्थानीय पर्यटन है, संस्कृति संरक्षण और उसके अलावा जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी यहां पर बढ़ावा देगा। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो 1 ट्रिलियन के एक अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश को स्टैब्लिश करने का यहां पर मकसद है, उद्देश्य है, उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको कंफर्म हो गया कि ऑप्शन ए है, ना कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल है, महाकुंभ 2025 में निम्नलिखित में से किस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? नेशनल बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल, इंटरनेशनल हेरिटेज फेस्टिवल या फिर नेशनल बर्ड फेस्टिवल? नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल, यहां पर कट कर लिए, दोबारा रिपीटिशन, नेशनल हेरिटेज फेस्टिवल। तो इन चारों विकल्पों में से अगर हम देखते हैं तो जो महाकुंभ 2025 जिसका आगाज 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ है, जो कि 144 वर्षों के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है, यानी कि ये बृहद महाकुंभ है। तो यहीं पर अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर 16 से लेकर के 18 फरवरी तक 3 दिवसीय इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है यानी कि उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्यों में अगर हम देखते हैं तो जो भी इन्वायरमेंटल यानी कि कह लीजिए कि जो पर्यावरण प्रेमी हैं, ठीक है, और जो पक्षी विज्ञान है, वैज्ञानिक हैं, उनके और जो भी यहां पर श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको पक्षियों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके प्रति उनमें जागरूकता फैलाना और साथ ही साथ उनके संरक्षण के महत्व को भी उजागर करना है। यही इस पूरे के पूरे फेस्टिवल का प्राइम ऑब्जेक्टिव है। यहां पर अब देखते हैं कि और कौन कौन से प्रोग्राम इसके अंतर्गत यहां पर आयोजित किए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर बर्ड वॉचिंग यानी कि पक्षी अवलोकन एक प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, जिसमें 200 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजाति के अगर देखते हैं तो इसमें जो प्रवासी और स्थानीय पक्षी हैं इनका संगम यानी कि इनके मिलन को अगर हम देखते हैं तो यहां पर लगाया जाएगा ऐसा प्रोग्राम कि आपको प्रवासी पक्षी भी और जो यहाँ के स्थानीय पक्षी हैं दोनों आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ के श्रद्धालु हैं, पिलग्रिमेज हैं, वो इंडियन स्कीमर, फ्लेमिंगो और साइबेरियन क्रेन जैसी दुर्लभ प्रजातियों का दीदार भी कर सकेंगे। यहाँ पर साइबेरिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, इसके अलावा अन्य कई देशों, 10 से ज्यादा देशों से हजारों पक्षी जो है यहाँ पर प्रवासी पक्षी के रूप में गंगा और यमुना के तट पर एकत्र होते हैं, पहुंचे हुए भी हैं। तो यहां पर ये पूरा का पूरा प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर अगर हम देखते हैं तो जागरूकता और संरक्षण को लेकर के भी यहां पर प्रयास किया जाएगा, जिसमें पक्षी वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और संरक्षण विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी सत्र और पैनल पर भी चर्चा की जाएगी। पक्षियों के प्रवास, उनके पारिस्थितिकी संतुलन में क्या उनका योगदान है, साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव उनका है, इन तमाम चीजों पर यहां पर डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। पर्यावरणीय स्थिरता को लेकर के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण के मद्देनजर होने वाला है, साथ ही साथ जो पक्षी यहाँ पर आए, जो अलग अलग स्पीसीज हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनके दर्शन जो है यहाँ के लोगों को और श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठवां? तो अभी हाल ही में जो है पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 की रिपोर्ट जो है जारी की गई है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश जो है 5वें स्थान पर आया है। तो यहां पर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखते हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री जो है एसपी सिंह बघेल, इन्होंने नई दिल्ली में हम देखते हैं तो राज्यों में पंचायत की हस्तांतरण की स्थिति के ऊपर यहां पर एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 शीर्षक से डिवोल्यूशन यानी कि हस्तांतरण इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है। अब यहां पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में ये पिछले सूचकांक में 15वें स्थान सुधार करके आया है और 5वें पायदान पर आ गया, यानी कि जो पिछला सूचकांक यहां पर जारी किया गया था उसमें उत्तर प्रदेश की जो पोजीशन थी उससे ये 15वें पायदान पर उछल करके ऊपर पहुंचा है और अब कौन से स्थान पर आ गया है? 5वें स्थान पर आ गया है। तो इस रिपोर्ट की अगर बात करें तो रिपोर्ट जो है पंचायतों के 6 इंपॉर्टेंट आयामों का मूल्यांकन करती है। और ये आयाम कौन कौन से हैं? तो एक तो रूपरेखा यानी कि फ्रेमवर्क, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उनका फाइनेंस क्या है, उनके फंक्शनरीज कौन कौन से हैं यानी कि पदाधिकारी हैं, उनका वो जो किस तरह से काम कर रहे हैं यानी कि उनकी इफिशियंसी कितनी है, इसके अलावा क्षमता वृद्धि यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेहिता। ये 6 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अब इसके अलावा यहां पर देखते हैं
तो ये बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण के ऊपर क्या प्रोग्रेस है, उसमें अगर देखें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग क्या है, जारी करती है, प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 2013-14 से लेकर के 21-22 के बीच ग्रामीण स्थानीय निकायों को मिलने वाले हस्तांतरण जो है 39.9% से बढ़कर के 43.9% हो गए हैं। इसमें यह भी आंका गया है, यानी कि इस बात की भी पुष्टि की गई है, आकलन किया गया है कि पंचायतें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उनको लागू करने में कितनी स्वायत्त हैं, यानी कि इन तमाम चीजों का भी विवरण इस रिपोर्ट के अंतर्गत किया गया है। शीर्ष प्रदान करने वाले राज्यों में अगर हम देखते हैं तो पहले पायदान पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु और चौथे पर महाराष्ट्र और पांचवें पर अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है। तो ये ध्यान रखिएगा, टॉप 5 परफॉर्मिंग जो यहां पर हम देखते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन से स्टेट है, तो पहले पर महाराष्ट्र है। वहीं मध्यम स्कोरिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा ये राज्य हैं। तो इन चीजों का ख्याल रखिएगा, सवाल यहां से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके पूछ सकता है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने नए एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है? यहां पर एडिटिंग के तौर पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, आप इन्हें कट कर लीजिएगा, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 5, 6, 7, 8 आपके ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शंस कट कर लीजिएगा यहां पर 5, 6, 7, 8। तो यहां पर देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है बिल्कुल सही फ्रेम किया गया है, थोड़ा सा एडिटिंग लेवल पर दिक्कत हो गई है, शायद यहां पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, खेद है हमें। तो यहां पर देखिए इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो 7 नए एक्सप्रेसवे की मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन यहां पर आप देखिए जो मैंने दिया उसमें सी वाला हो जाएगा 7, यानी कि 7 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्य सरकार ने सड़क परिवहन को सुगम बनाने के लिए और सुलभ बनाने के लिए तो यहां पर 7 नए एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी दे दी है, और इस एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन यहां पर 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, यानी निवेश की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार ने इसकी भी घोषणा कर दी है। अब ये 7 अगर हम एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये लखनऊ जो कि राज्य की राजधानी है, यानी कि यहीं पर आपको भी पता होगा कि स्टेट कैपिटल रीजन इसके आसपास के कई जिलों को जोड़ करके बनाया जा रहा, तो यहां पर लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन और दिल्ली एनसीआर के बीच उत्तर प्रदेश के 56 यानी कि 56 जिलों को आपस में जोड़ने का कार्य ये 7 के 7 एक्सप्रेसवे करेंगे। इनके अलावा यहां पर देखते हैं इनकी कुल लंबाई कितनी होगी, 866 किलोमीटर होगी, और ये जो स्टेप लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन करने की जो यहां पर मकसद है इकोनॉमी को, उसमें अहम भूमिका निभाएगा। अब यहां पर वो कौन कौन से एक्सप्रेसवे हैं जिसके अंतर्गत इनको मंजूरी दी गई है, तो यहां पर चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे है, इसके अलावा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे, साथ ही विंध्य एक्सप्रेसवे, विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ गंगा एक्सप्रेसवे लिंक रोड, ये है। साथ साथ कहां पर कितनी लंबाई है ये पूरी डिटेल आपको यहां पर दी गई है, आपको पीडीएफ में पूरा डिटेल यहां पर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 12 फरवरी को निम्नलिखित में से कौन सी जयंती मनाई गई? गुरु रविदास जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, डॉक्टर अंबेडकर जयंती या महर्षि भारद्वाज जयंती? तो 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश में गुरु रविदास जयंती, जिसे संत रविदास जयंती के नाम से भी जानते हैं, धूमधाम से मनाई गई। तो ऑप्शन ए जो है यहां पर प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर अगर हम देखते हैं गुरु रविदास की बात करें या संत रविदास जी की अगर हम बात करें, तो ये जो भक्ति काल था उसमें भक्ति आंदोलन के एक बहुत ही फेमस जो है यहां पर ये गुरु हुए हैं, एक संत हुए हैं। तो यहां पर इनकी बात कर हम करें तो 12 फरवरी को संत जो है रविदास जयंती या गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेट की गई। अब इनकी जयंती की अगर हम बात करें तो जो हिंदू कैलेंडर है, ठीक है, उसमें जो हिंदू चंद्र कैलेंडर की अगर बात करें तो उसके अनुसार हम अगर देखते हैं तो माघ का जो महीना होता है, तो माघ के महीने की जो पूर्णिमा होती है उसी दिन इनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो माघ का पूर्णिमा है वो इस वर्ष जो है 12 फरवरी को पड़ा, तो यहाँ कोई डेट फिक्स नहीं है। यहाँ पर जो माघ का महीना होता है उसमें जो पूर्णिमा का दिन होता है उसी के दिन जो है इनकी जयंती को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो है ये कि इस वर्ष अगर हम देखते हैं तो 12 फरवरी को पड़ा। तो यहाँ पर इनकी बात करें तो गुरु रविदास या रैदास की हम बात करें तो ये 14वीं शताब्दी के संत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो हुआ था उस समय उनके महान भक्त थे। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। साथ ही साथ ये एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले संत थे जो कि निष्पक्ष धार्मिक कविताओं के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया करते थे। इन्होंने क्या किया, जो जाति व्यवस्था थी उस पर इन्होंने काफी कटाक्ष किए हैं और उनके उन्मूलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इनकी जो भक्ति गीतों की अगर हम बात करें तो जो तत्काल भक्ति आंदोलन थे यहाँ पर
उन पर ये काफी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। और इनकी 41 कविताओं को सिखों के जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें भी शामिल किया गया है, जो उनके योगदान को दर्शाता है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती सेलिब्रेट की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के मन की बात रेडियो संग्रहालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सूचीबद्ध किया गया है? राम सिंह बौद्ध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सजीवन सिंह किशोर। तो अब यहां पर मन की बात की अगर हम बात करें, जो कि रेडियो एक प्रोग्राम है, आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह प्रोग्राम लाया जाता है, जिसमें वो अपने मन की बात करते हैं जनता को संबोधित करते हुए। अब यहां पर आपको देखने में लग रहा हो ये तो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि अब यहां पर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की बात करते तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, यहां पर उत्तर प्रदेश से उनका कोई लेना देना नहीं। चूंकि अगर हम बात करें तो ये पहले गुजरात के भी मुख्यमंत्री थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनका ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं, कंफ्यूजन के लिए मन की बात है। लेकिन यहां पर सही जो उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि राम सिंह बौद्ध। तो चलिए थोड़ा सा हम इस पर भी बातचीत कर देते हैं। दरअसल राम सिंह बौद्ध की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है गजरौला, जो कि अमरोहा जिले में पड़ता है। ये वहीं पर निवास करते हैं, वहीं पर रहने वाले हैं। उनका ही एक प्रोग्राम है मन की बात, और यही इन्हीं का प्रोग्राम मन की बात रेडियो संग्रहालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है, शामिल किया गया है। और कब किया गया है? विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर। विश्व रेडियो दिवस जो है 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर यह जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, किसमें? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो यह दिन रेडियो के माध्यम से सूचना जो है जनता तक पहुंच को प्रोत्साहित करने का भी एक अवसर है, विशेषकर दूर दराज के इलाकों में जहां अन्य संचार माध्यमों की पहुंच नहीं हो पाती है। अब यहां पर देखिए, विश्व रेडियो दिवस 2025 जो सेलिब्रेट किया गया, उसका थीम क्या था? रेडियो और जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2011 में यूनेस्को के जो सदस्य देश हैं, उन्होंने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसे नामित कर दिया था, और इसी तब से इसी 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे वर्ष 2013 में एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में घोषित किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी राम सिंह बौद्ध का जिक्र किया, जो रेडियो के प्रति उनके योगदान को सम्मानित करता। तो इस चीज को कभी भी मत भूलिएगा कि ये जो प्रोग्राम है, नाम तो जरूर प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर ये जो प्रश्न बनाया गया है राम सिंह बौद्ध, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहले की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, निशुल्क बोरिंग योजना या स्वच्छ भारत अभियान। तो इन चारों योजनाओं के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहले की हैं। उन पहलों के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन सी पहले की गई है इसके अंतर्गत? तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए और उनको बूस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि PMFME के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स ली हैं। उसके अंतर्गत देखें यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो इसमें क्या है कि भारत सरकार ने तकरीबन 47 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश में 14 इंक्यूबेशन सेंटर और कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही साथ यहां पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो सेंटर्स हैं, इन केंद्रों के माध्यम से इसी वर्ष 15,000 महिलाओं को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर यहां पर ध्यान रखा गया है, तो यह भी एक इनिशिएटिव लिया गया है। तो यहां पर 10,000 स्वयं सहायता समूहों की जो महिलाएं हैं उनको 30 करोड़ रुपए की धनराशि जो है एलोकेट की गई है, आवंटित की गई है, जिससे वह कार्यशील पूंजी और छोटे औजार खरीद सके। यह राशि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से प्रदान की गई। तो इस दोनों को भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद जो उद्यमी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन और उनके ऋण स्वीकृति को लेकर के भी यहाँ पर इनिशिएटिव किया गया। क्या है कि जो योजना है, इस योजना के तहत 46,897 उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के अंतर्गत यहाँ पर देखें, अब इस योजना की बात करें तो ये जो योजना थी इसको 29 जून 2020 को शुरू किया गया था उद्योग मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य कुछ था, क्या था? उन उद्देश्यों के अंतर्गत देखें जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें अगर हम देखते हैं तो जो असंगठित क्षेत्र है में मौजूदा
मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और साथ ही साथ इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना शामिल था। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ और स्वयं सहायता समूह यानी कि एसएचजी और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में समर्थन प्रदान करना। तो ये दो आप देखें तो लार्जर एस्पेक्ट्स में ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे जब इसे लॉन्च किया गया 29 जून 2020 को उद्योग मंत्रालय के द्वारा, जो कि पूरी तरह से एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लिए हैं, खासकर महिलाओं को लेकर। तो यहां पर आपका जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस नदी के जल में 1000 प्रकार के प्रदूषक तत्व पाए जाने की पुष्टि की गई है? यमुना नदी, गोमती नदी, गंगा नदी या फिर वरुणा नदी? तो वाराणसी में आपको पता होगा गंगा नदी से मिलती है वरुणा नदी, और यहीं पर अभी हाल ही में बीएचयू के जो जंतु वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं उन्होंने वरुणा नदी में 1000 से भी ज्यादा प्रकार के पोल्यूटेंट्स जो है उनकी पुष्टि की है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश की यहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा भी पहले ही वरुणा नदी में खतरनाक किस्म के पोल्यूटेंट्स होने की बात कही गई थी, पुष्टि की गई थी। यानी कि उनका जो स्तर था, जो कह ले कि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, उनका जो स्तर है उस स्तर से ऊपर उनका स्तर उठ चुका था। ये बात जो है उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा पहले भी की गई है। लेकिन अभी यहां पर देखिए जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें तो जंतु वैज्ञानिक हैं, इन्होंने वरुणा नदी में इस बात की पुष्टि कर दी है कि 1000 से भी ज्यादा यहाँ पर जो है पोल्यूटेंट्स पाए गए हैं। और इस शोध ने नदी के प्रदूषण और इसके मानवीय और पर्यावरणीय प्रभावों को भी उजागर किया है, हाईलाइट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ठीक है, यानी कि बीओडी की स्तर की अगर बात करें तो 12.40 मिलीग्राम प्रति लीटर था, जो गंगा में मिलने से पहले वरुणा का स्तर था। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वरुणा नदी में 580 प्रदूषक घटक और 80 नदी में 349 प्रदूषक घटक पाए गए हैं। इसमें और इनमें कौन कौन से प्रदूषक घटक शामिल हैं तो उनमें देखते हैं टर्ड एल्काइल फिनाइल, ऑक्टाइल फिनॉल्स, ब्यूटाइल फिनॉल्स, इसके अलावा हेक्साडेसिल फिनॉल्स जैसे जहरीले रसायन जो है इसमें पाए गए हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ट्रैश स्कीमर मशीन का प्रयोग किया जाता है धान की कटाई में, लकड़ियां काटने में, जल की सफाई में या सीमेंट उत्पादन में। तो इस मशीन का उपयोग ज्यादातर गंदे जल, प्रदूषित जल या जहां पर जल में खासकर नदियों में कचरे ज्यादा हो जाते हैं तो उनको हटाने के लिए, जो तैरने वाला कचरा होता है उनको हटाने के लिए किया जाता है। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है और अब आयोजन क्या, अब तो समाप्ति के पास चल रहा है। 26 फरवरी को यहाँ पर महाशिवरात्रि के दिन जो है ये आयोजन खत्म हो जाएगा। तो जो वहां पर खासकर गंगा नदी है उसकी सफाई के लिए पहले से ही यहाँ पर ट्रैश स्कीमर मशीन जो है लगाई गई थी। तो प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मशीन आप देख सकते हैं, ये प्रयागराज नगर निगम की ओर से इसमें लगाई गई है जिससे कि गंगा की सफाई की जा सके। तो अब यहाँ पर देखिए इसको स्वच्छ भारत अभियान से भी लिंक किया गया है। तो स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, जहां पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन होता है, जहां पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है और उस पूरे के पूरे स्थान को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए यहां पर ट्रैश स्कीमर मशीनें लगाई गई हैं। ये मशीनें गंगा और यमुना नदियों में प्रतिदिन अगर देखते हैं तो 10 से 15 टन कचरा निकाल करके उन्हें साफ रखने का कार्य करती हैं। इन मशीनों के उपयोग की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से नदियां जो है, बंदरगाह है, समुद्र को है, इनको साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए किया जाता है। ये मशीन पानी की सतह से तैरते मलबे को इकट्ठा करती है। यह मशीन नदी से फूल, पत्ते, तैरता हुआ कचरा, प्लास्टिक, बोतलें इत्यादि निकालती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर जो जली खरपतवार है जिसे हम जलकुंभी कहते हैं, जेट्रोफा, उसको भी हटाने का ये काम करता है। ठीक है, जो जलकुंभी जिसे हम कहते हैं। चलिए अब आप सभी के लिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो अब यहां पर 4 विकल्प आप सभी को दिए गए हैं, वाराणसी, लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज, और आप सभी को सही उत्तर बताना है। तो ये रहा आज का सेशन। अभ्यास प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा।
इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल study.with-salman sir पर मिल जाएगी। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, स्टडी से रिलेटेड आप कोई बात मुझसे शेयर करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर और मेरी इंस्टा आईडी दोनों एक ही नाम से है, आप मुझसे वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही आप स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो सलमान लाइव कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप भी आपको फ्री मिल जाएगी। तो कमेंट सेक्शन में आज के अभ्यास प्रश्न का जवाब देना बिल्कुल भी ना भूलिए। साथ ही साथ आपके कोई अपने विचार हैं हमारे इस प्रोग्राम को लेकर के तो साझा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम कितना कारगर है आपकी परीक्षा के मद्देनजर। और साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो भी और स्टूडेंट हैं वो भी हमारे सेशन का बेनिफिट ले सके। तो मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।